मान लीजिए नगर पालिका का टैक्स बकाया है, तो क्या एक अधिकारी आकर घर का कोई भी सामान उठा सकता है? क्या वो आपके बर्तन या बिस्तर भी ले जा सकता है? और क्या आप उसे रोक सकते हैं? इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिलता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 133 में। चलिए आज इसकी पूरी प्रक्रिया को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। तो ये धारा 133 आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि ये एक तरह की स्टेप बाय स्टेप गाइड बुक है। ये उस अधिकारी को बताती है कि जब वो बकाया टैक्स वसूलने जाए तो उसे जमीन पर क्या-क्या और कैसे-कैसे करना है। सब कुछ कायदे से होना चाहिए। इस धारा का मकसद सिर्फ अधिकारी को पावर देना नहीं है, बल्कि ये भी तय करती है कि पूरी प्रक्रिया मानवीय हो। इसीलिए इसे एक प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। इसका मेन फोकस है निष्पादन की सही रीति या सही तरीके को तय करना, ताकि किसी के मानवाधिकारों का हनन न हो। अच्छा, तो अब कल्पना कीजिए कि एक अधिकारी वारंट लेकर आपके दरवाजे पर पहुंचता है, तो उसका सबसे पहला काम क्या होगा? क्या वो आते ही सामान की कुर्की शुरू कर देगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ने एक प्रक्रिया तय की है, देखते हैं क्या है वो। कानून के मुताबिक अधिकारी को 2 काम करने ही होंगे। स्टेप 1 उसे वारंट दिखाना होगा, और स्टेप 2 कोई भी सामान छूने से पहले उसे बकाये रकम के भुगतान की मांग करनी होगी। याद रखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपका कानूनी अधिकार है। और यहीं पर कानून ने एक बहुत आसान रास्ता दिया है। अगर वो व्यक्ति उसी समय मौके पर ही भुगतान कर देता है तो बात वही खत्म, पूरी प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी, ना कोई कुर्की होगी, ना कोई झंझट। अब आते हैं इस धारा के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो जानकारी है जो हर नागरिक को पता होनी ही चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें कोई भी अधिकारी वारंट होने के बाद भी हाथ नहीं लगा सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या वारंट का मतलब एक ब्लैंक चेक है कि अधिकारी जो चाहे वो सामान जब्त कर ले? इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। कानून ने लोगों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कुछ चीजों को इस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि किन चीजों को छूट मिली है। पहला, पहनने के जरूरी कपड़े और बिस्तर। दूसरा, खाना बनाने के बर्तन, क्योंकि ये जीवन की बुनियादी जरूरत है। तीसरा, अगर कोई कारीगर है जैसे कोई बढ़ई या लोहार, तो उसके औजार जब्त नहीं होंगे, क्योंकि वो उसकी रोजी रोटी है। और चौथा, किसानों के खेती के उपकरण और अगली फसल के लिए रखे गए बीज, ये भी पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए, स्मार्टेस्ट सिंपल पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हर फैक्ट और हर नियम को आपके लिए बिल्कुल आसान बना दिया जाए। अगर ये जानकारी आपको काम की लग रही है तो इस कोशिश के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो। इन सारी छूटों के पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत काम करता है, और वो है मानवीय गरिमा का सिद्धांत। कानून ये कहता है कि किसी भी हाल में किसी व्यक्ति से उसकी आजीविका का साधन या सम्मान से जीने का हक नहीं छीना जा सकता, चाहे उस पर बकाया कितना भी क्यों ना हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कुर्की करनी पड़ गई, तो क्या अधिकारी बस सामान उठा के चला जाएगा और काम खत्म? नहीं, अब उसकी कुछ और कानूनी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। कुर्की के ठीक बाद अधिकारी को मौके पर ही 2 काम करने अनिवार्य हैं। पहला, उसे जब्त किए गए हर एक सामान की एक पूरी लिस्ट यानी इन्वेंटरी बनानी होगी, और दूसरा, उस व्यक्ति को एक लिखित नोटिस देना होगा जिसमें सारी जानकारी हो। और हाँ, ये कोई ऐसा वैसा नोटिस नहीं हो सकता। कानून साफ साफ कहता है कि ये नोटिस इस अधिनियम की 6ठी अनुसूची में जो फॉर्मेट दिया गया है, ठीक उसी में होना चाहिए। ये छोटी सी डिटेल परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक फटाफट रिवीजन करते हैं, और उसके बाद मैं ये जांचूंगा कि आपने कितना ध्यान से सुना है। एक सवाल होगा आपके लिए, तैयार हैं? तो मुख्य बिंदु क्या है? पहली शर्त, वारंट दिखाना और पैसे मांगना। जब्त क्या होगा? केवल चल संपत्ति। क्या जब्त नहीं होगा? कपड़े, बिस्तर, बर्तन और आजीविका के औजार। डॉक्यूमेंटेशन, जब्त सामान की सूची बनाना जरूरी है, और सूचना 6ठी अनुसूची के प्रारूप में लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। बस यही है इस पूरी धारा का निचोड़। अब आपकी बारी है। ये एक आरपीएससी स्तर का प्रश्न है, तो ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 133 के बारे में इन कथनों पर विचार करें। कथन 1,
वारंट निष्पादित करने वाला अधिकारी व्यतिक्रमी की किसी भी जंगम संपत्ति को कुर्क कर सकता है, सिवाय उन वस्तुओं के जो उसके और उसके परिवार के लिए आवश्यक पहनने के वस्त्र और बिस्तर हैं। कथन 2, शिल्पकारों के औजार और कृषकों के बीज भी कुर्की से मुक्त रखे गए हैं। कथन 3, अधिकारी के लिए ये अनिवार्य है कि वे कुर्क की गई वस्तुओं की एक तालिका तैयार करें और लिखित नोटिस व्यतिक्रमी को दे। और कथन 4, जब्ती का ये नोटिस अधिनियम की 5वीं अनुसूची के प्रारूप में दिया जाता है। तो अब बताइए, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शन है ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1, 2 और 3, सी, केवल 2, 3 और 4, या डी, 1, 2, 3 और 4। तो क्या लगता है, कौन सा ऑप्शन सही है? वीडियो को यहीं रोकिए, ध्यान से सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए मैं देखता हूँ कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है बी। पहले 3 कथन तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन चौथा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि नोटिस 5वीं नहीं बल्कि 6ठी अनुसूची के प्रारूप में होता है। देखा, परीक्षाओं में बस इन्हीं छोटी छोटी डिटेल से सवाल बनते हैं। जिसने भी सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। इसी तरह की विस्तृत और आसान एनालिसिस के लिए स्मार्टेस्ट सिंपल के साथ जुड़े रहिए। हम रोज सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे आपके लिए नए धारा वीडियो लाते हैं। अब हम मिलेंगे अगले सुजस सार करंट अफेयर्स के वीडियो में। उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।